अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिमोहन जी, वैसे तो खैर आजकल आप बहुत बिजी हैं, अगर हमें टाइम कम ही दे पाते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे मामूली से चैनल पे, छोटे से चैनल पर आपने आना पसंद किया। लेकिन ये बताइए कि चाइना के साथ ये नई खिचड़ी जो आप पका रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान के में जो है वो इसके ऊपर काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा फिर लगने लगा है। क्या चल रहा है ये? आरजू जी, सबसे पहले तो आपने एक जो मतलब तारीफ करी या थैंक्स बोलने का तरीका था, तो उसके लिए जवाब यही है कि हीरा हो तो ऑब्वियस सी बात है वो छोटा ही होता है, पहाड़ जितना थोड़ा ना होता है। तो उसके लिए हमें बड़ी शुक्रगुजार हैं कि आप बुलाते हैं और आप अपने जैसे कहते हैं कि आप जैसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के साथ हमें डिस्कशन करने का मौका मिलता है, उसके लिए, और आप हमें इस लायक समझते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात चाइना की, चाइना इस टाइम पर, जिसे कहते हैं ना, अपनी पूरे लाइफ टाइम में चाइना ने आज तक सिर्फ दो से पंगा लिया है ढंग से, या यूं कहें चाइना ने अब तक जितने भी, जहां तक मुझे पता है, 17 उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, छोटे बड़े, और उसके बाद बाकी जिनसे भी चाइना ने आज तक पंगा लिया है, उसमें से दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने चाइना को औकात दिखा दी। उनमें से एक कंट्री था यूएसएसआर। 1967 की बात है। किसी वजह से 1962 में जब इंडिया पर चाइना ने अटैक किया ना आरसू जी, तो उस टाइम पर से अब तक, मतलब उस टाइम पर इंडिया, चाइना और रशिया की बिगड़ गई, क्योंकि यूएसएसआर कह रहा था कि तुझे इंडिया पर अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर तूने इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया के साथ अमेरिका को खड़े होने का मौका मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं तू फायदा उठा ले जाएगा, और ये अगर इंडिया अमेरिका के साथ चला जाता है तो अच्छे खासे हमारे कैंपेन का नुकसान हो जाएगा। दोनों के बीच में इस बात पर बात बिगड़ गई। चलो कोई बात नहीं। अगला, जब ये सारा मामला आया तो इसका नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये दिखाई देता है कि 1967 में चाइना ने रशिया से पंगा लिया। एक छोटी सी नदी है, नाम भूल रहा हूं मैं, उसके आइलैंड पे अपने आर्मी मेंस भेजकर कब्जा करने की सोच ली कि ये तो ये इलाका हमारा है। मॉस्को से खबर आई कि इतनी मिसाइलें मारेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऊपर इतनी मिसाइलें मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, और चाइना के बीजिंग का नामो निशान नहीं रहेगा। पूरे एक हफ्ते तक माओ जेडोंग से लेकर जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सारे के सारे बीजिंग से गायब थे, अंडरग्राउंड थे, किसी की भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं थी। चाइना ने सॉरी बोला, हालत खराब हो गई, तब जाके मामला थोड़ा सा सेटल हुआ। उसके बाद चाइना अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, और वो जो भी मामला था। कट टू 2025। 2025 में उसके जस्ट बाद आज पहली बार ऐसा हो रहा है 1967 के बाद कि इस बार अमेरिका की तरफ से एक धमकी आई, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी आई है ना, वो बड़ी मजेदार है। देखो, ट्रंप किसी को नहीं बख्श रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया को छोड़ दिया, बस टर्मिनोलॉजी जो डिफरेंट है ना, वो बता रही। इंडिया के साथ टर्म यूज किया है रेसिप्रोकल टेरर। दुनिया उसे इंटरप्रिटेशन जैसे मर्जी कर रही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि जिस प्रोडक्ट पर हम टैक्स लगा रहे हैं, जितना टैक्स लगा रहे हैं, अमेरिका भी उस प्रोडक्ट पर उतना टैक्स लगाएगा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम हार्ले डेविसन के ऊपर, उनकी जानी मानी बाइक है, आप भी चलाते हैं उसको, तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगता है इंडिया में। इस वजह से वो महंगी हो जाती है। 5 लाख रुपए से शुरू होती है इंडियन रुपीज में, और 12-15 लाख रुपए तक जाती है। अमेरिका कहता है अगर आपने हमारी बाइक्स के ऊपर 100% टैक्स लगाया तो हम तुम्हारी बाइक्स पे भी 100% टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी अगर जो बाइक्स हमारे यहाँ महंगी और हैवी बाइक्स तो बनती नहीं, हार्ले डेविसन का हमारी किसी बाइक से कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पास जो भी बाइक्स बनती हैं वो काफी सस्ती और सिंपल होती है।
और हमारी बाइक्स का जो मार्केट है वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में है और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में, लेकिन अमेरिका में नहीं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, अफ्रीकन कंट्रीज में। हीरो, पल्सर वगैरह जितनी बाइक्स हैं वो सारी इन्हीं कंट्रीज में जाती है। अब अगर अमेरिका हमारी बाइक्स पर 100% टैक्स लगा भी देता है, तो जब जाती ही 100 बाइक्स भी नहीं जाती हैं तो क्या फायदा? तो भाई लगा ले। हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट किस चीज का है? सॉफ्टवेयर का। अमेरिका वो चीज हमें एक्सपोर्ट करता ही नहीं। हमारा अमेरिका को एक्सपोर्ट दवाइयों का है, उस मामले में थोड़ा बहुत हम मैनेज कर लें। यानी इंडिया के साथ उसने एक कंसेशन दे रखा है। कंसेशन कहो या इंडिया की उसे जरूरत है तो वो कहो। लेकिन अमेरिका के साथ और चाइना के साथ क्या किया है? चाइना के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में 10%, सीधा 10%, रेसिप्रोकल की बात नहीं करी कि कुछ भी सामान आएगा 10% टैक्स है वरना भागो वहां से। अमेरिकन कंपनीज या यूरोपियन कंपनीज या दुनिया की जितनी भी कंपनीज है उन सबको कह रखा है भाग जाओ यहां से, वरना अगर मेड इन चाइना का कोई भी सामान हमारे को दिखाई दिया हम आप लोगों को बख्शेंगे नहीं और सीधा सीधा आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, तगड़े का। अब ऑब्वियस सी बात है कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो डर जाएगा। अच्छा, मजे की बात और चाइना ने और खेल करना शुरू किया। वो सारी की सारी अपनी बहुत सारी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली फैक्ट्रियां थी वो मैक्सिको और कनाडा में लगा दी। ट्रंप कहता है इनको भी नहीं बख्शूंगा, तुम भी आ जाओ। अब फिर चाइना ने बहुत सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो यूरोप में लगानी शुरू करी, तो यूरोप को भी बताऊंगा मैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, अमेरिका कहता है कि भैया तुम्हें सारी की सारी जो भी तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं वो अमेरिका में लगाओ, एक लड़ाई को। अब चाइना को इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि ठीक है तुमने अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो वियतनाम में लगा दी, तुमने अपनी फैक्ट्रीज मैक्सिको में या कनाडा में शिफ्ट करने की सोच कर लो। प्रॉब्लम आरसूसी दूसरी क्या आती है कि आपने अपनी फैक्ट्री जहां पर से हटाई या बंद करी वहां अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट वहां फैलता है, भाई ऑब्वियस सी बात है अगर एक फैक्ट्री में 5,000 बंदे भी काम कर रहे हैं तो 5,000 बंदे बेरोजगार हो गए, नौकरी नहीं है। और उन 5,000 लोगों के साथ उनकी फैमिली अगर है, हर किसी के साथ, भले ही चाइना में 3 लोगों की फैमिली है तो 3 लोग जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। और साथ में ये इकोनॉमी का रूल है जो ये कहता है एक आदमी के साथ एक आदमी को अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हो तो वो अपने आप 5 लोगों से जुड़ जाता है और ऑटोमेटिकली वो 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट छोटा छोटा ही सही दे रहा होता है। यानी 5,000 लोग जो हैं वो 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होते हैं। एक बेसिक रूल है इकोनॉमी। तो सोचिए अगर एक फैक्ट्री बंद होती है तो कितने बड़े लेवल पर पूरे के पूरा एम्प्लॉयमेंट जो है वो डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है, जमीन में मिल जाता है। यही चीज आपको यहां से समझनी है कि चाइना की प्रॉब्लम यही आई कि चाइना ने अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हुए अल्टरनेट तो ढूंढ लिया, लेकिन अपने घर में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया उसका क्या करे? तो अब उसे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट का काम। अब प्रॉब्लम यह है अफ्रीकन कंट्रीज में पॉपुलेशन है, नाइजीरिया वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज के लेवल पे ही एक कंट्री और भी पाकिस्तान, वहां पर भी पॉपुलेशन है उस लेवल पर 20 करोड़ की पॉपुलेशन, 25 करोड़ की पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन परचेजिंग पावर कहां है आपके पास? अफ्रीकन कंट्रीज के पास परचेजिंग पावर कहां है? और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को देखते तो वहां पॉपुलेशन नहीं है, परचेजिंग पावर भी नहीं है, पॉपुलेशन भी नहीं है, और चाइना उन सबसे लड़ रहा है। अब इंडोनेशिया जो है उसके पास 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन आरसीईपी के चक्कर में उनका इकोनॉमिक बैंड बजा चुका है चाइना। तो दुनिया का जो यूरोप की हालत वैसे खराब है, और यूरोप के ऊपर अमेरिका ने इतना प्रेशर बना रखा है कि BYD जैसी जितनी भी कारें सबको बंद करो, बैन करो। अब यही चीज इंडिया में आ रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा एक कंट्री खड़ा हुआ है जो इंडिया है। हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश इंडिया को डिफेम करने के लिए, इनकी परचेजिंग पावर को मेंटेन करने या क्रिटिसाइज करने के लिए या डिफेम करने के लिए कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास इतनी परचेजिंग पावर है नहीं जितनी आप लोगों को लगती है, क्योंकि 100 करोड़ पीपल जो है वो तो हैंड टू माउथ सिचुएशन में है कि या वो रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो
जो एक्सपेंसेस है वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप भी जानते होंगे, आपके यहाँ एक कैश इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी, हमारे यहाँ पर भी एक कैश इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है, जो बहुत लो लेवल पर बहुत इफेक्टिवली काम करती है। बहुत सारे काम ऐसे हमारे यहाँ पर वो कैश में ही होते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी पैरेलली चलती ही है, दुनिया के हर देश में चलती है। तो खैर, इंडिया के पास एक बड़ी पॉपुलेशन है, और ये चीज हमने 2008 में प्रूव करके दिखाई। 2008 में जब दुनिया में रिसेशन आया हुआ था, हमारी कंट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चल रही थी जो ग्राउंड पर जो है वो प्रोडक्शन को, डिमांड को मेंटेन किए। इसलिए दुनिया में जब रिसेशन आया तो हमारी कंट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी उस पर तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके अलावा किसी भी कंट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, कोई किसी भी सेक्टर पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, और हमने 2008 में अपने आप को बचा लिया। वहां से इंडियन मार्केट की तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है उस टाइम पर इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। तो बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत बेईमानी करी, करप्शन किया और मामला खराब। आज के दिन क्या है? आज के दिन दुनिया में जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया की है, जो प्रॉफिट कमा रही है। हमारे नॉन पेइंग एसेट्स बहुत कम है, ना के बराबर, बहुत कम है, परसेंटेज वाइज 2% के आसपास। एक टाइम ऐसा था 14% थे। प्रॉफिट कमा रहे हैं। सोचिए, अब अंबानी जितना प्रॉफिट कमाता है उससे ज्यादा प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमा लेता है हमारे। और बैंक किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो बैरोमीटर होता है वो होता है जो स्ट्रांग है। दूसरा, अब इकोनॉमिक बैरोमीटर स्ट्रांग होने के साथ साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी अच्छा खासा है। अनएम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेट 6% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर परचेसिंग पावर बड़ी जबरदस्त है, और इकोनॉमी जिस तरीके से जंपिंग मैनर में बढ़िया काम कर रही है, 9.2% तक की ग्रोथ जो है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ जो अप्रोक्सीमेट 6% हमारी गवर्नमेंट बता रही है, वो जानबूझकर बता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाए। लेकिन बहुत सारे हमारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के मामले से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये चीज दुनिया का हर देश जानता है, ये चीज अमेरिका भी जानता है। इसीलिए अमेरिका को भी इंडियन मार्केट चाहिए, ये चीज यूरोप भी जानता है। इसीलिए उर्सुला जो है, वो उर्सुला पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो अभी कुछ दिन पहले इंडिया में आई हुई थी, और इंडिया में मोदी जी के साथ जिस तरीके से डील कर रही थी, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और उर्सुला की जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखेंगे। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी चौड़े होकर खड़े हुए कि ठीक है देखते हैं, और उर्सुला कह रही थी प्लीज मोदी जी बचा लो, क्योंकि मार्केट चाहिए उन्हें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो नखरे दिखा रहे थे 20-20 साल से, 16 साल से नखरे दिखा रहे थे, आरजू जी आप मानेंगे 16 ईयर्स, कि नहीं हम ऐसे नहीं, हमें वैसे नहीं, हमारे ये स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स। इंडिया कहता कोई स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, तुम्हारी मर्जी है। उससे पहले वो कतर वाले मियाँ जी आए थे आपके, वो अल्थानी, उनको भी इंडिया ने साफ, भले ही एयरपोर्ट में जाकर डिस्कस करके आए, लेकिन जिसे कहते हैं ना जूते मारो लेकिन प्यार से। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चाइना के पास एक मार्केट है, चाइना को एक मार्केट दिखाई दे रही है इंडिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है इस मार्केट से लड़ पड़ा है 15 जून। अब या तो वो लेह लद्दाख ले ले, या तो वो अरुणाचल प्रदेश ले ले, या फिर इनको सरेंडर करके इंडिया से हाथ जोड़ के कह दे कि भाई प्लीज मेरी इकोनॉमी बचाने में मेरी मदद कर दे, और जो पैसा मतलब जो तुम्हारे पास मार्केट है ना, वो मार्केट हमें दो, हमें एंट्री दे दो। लेकिन चाइना की कंपनी जो कार बनाने वाले जो कंपनीज हैं, उनके शिप्स, जो कार एक्सपोर्ट करने वाले शिप्स हैं, वो सारे के सारे खड़े हुए हैं। चाइना ने वो कारें जो हैं वो शिप्स में भर के, कंटेनर्स में भर भर के खड़ी कर रखी हैं, लेकिन वो कारें जा नहीं रही कहीं, क्योंकि यूरोप मंगा नहीं रहा, और अमेरिका के प्रेशर से लेकर हर मगर सर, लेकिन सर आप लोग बिलीव कर पाएंगे, आप लोग ट्रस्ट कर पाएंगे चाइना का? क्योंकि जो आपके हालात रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन रही है आपस में दोनों कंट्रीज की, उसको देखते हुए क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? इसलिए कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकते,
तो चाइना के ऊपर आप कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? उसको तो जहां मौका ये बढ़िया लगेगा क्वेश्चन है, वो अटैक करेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हम ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे। हमें 2000 के अंदर जब WTO वगैरह का सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए और हमारे को मजबूरी में चाइना के लिए मार्केट खोलनी पड़ी, तो हम उसके बाद भी चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। यही रीजन है, हमने जो है अपने बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा रखी है, बॉर्डर रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट जबरदस्त कर रखी है। चाइना ने एक मारा, हमने 4 मारे। भाई हमारे जो चाइना के साथ क्लैश हुआ था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे जो सोल्जर्स मार्टर हुए थे, शहीद हुए थे, वो 20 हुए थे और चाइना के 45 हुए थे, जो कि रशिया और अमेरिका दोनों मानते हैं। अप्रोक्सीमेट जितनी भी वैन्स गई और सब चीजें गई हैं, 45 हुए हैं। चाइना ने आज तक उनका नाम नहीं बताया कितने एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि जैसे ही नाम डिस्क्लोज करेगा उसके सोशल मीडिया के अंदर शोर मच जाएगा कि जी देखो इतने सारे बंदे यहां पर मरे थे। 4 के नाम तक नहीं बताए, हमारे यहां सबके नाम बताए, जाके चेक कर लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरजू जी। हम लोगों ने भाई सीधी सी बात है, वो लड़ रहा, हम लड़ लेते हैं। अच्छा, चाइना अगर वहां पंगे क्रिएट करेगा कि जैसे चाइना पाकिस्तान कर रहा है कि अपने यहाँ पर बड़े सारे वो बना रखे हैं, टेररिस्ट कैंप्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं, और हमारे यहाँ चूहे भेज रहा होता है और हमारे को बड़ी मेहनत करनी होती है। और वैसे भी आज ये ट्रेड हमने थोड़ा ना बंद किया था, आपने किया था, हमने तो नहीं किया। नहीं खैर वो तो आपने हमने ही कई किया, बार आप ही कहा कश्मीर आपने कश्मीर चीखते रहते हो और सर। आप ही कहते हो कि जी जब तक कश्मीर पे डिसीजन नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना कहता है यार अरुणाचल और लद्दाख को हम डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड कर रहे थे। हम कहते हैं हाँ कर लो। वो लड़ेगा तो हम भी लड़ देंगे। अरे एक बात और बताओ आरसू जी, पैसा हम तो दे के नहीं आ रहे, वो लेके आ रहा है। वो कह रहा है जी हम आपके कंट्री पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर दे। लेके आ रहा है, आपको तो उधार दिया, हमें तो कह रहा है भाई साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर दे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। सर देखते हैं वो ना कि इन्वेस्टमेंट ये करेगा, वी आर रेडी। सर देखते जी हैं कि ये याराना कितने दिन चलता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सर एक चीज और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी। आरजू जी, आ, नहीं 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 नहीं। हम, आप पता है क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आपके यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से कहीं ज्यादा ट्रेंड है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी इस्लाम और बिजनेस में कंफ्यूज्ड है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है, आप हर चीज में इस्लाम को घुसेड़ देते हैं। क्रिकेट में इस्लाम को घुसेड़ रखा है, आपने देखा कि क्रिकेट में हाल क्या है। अरे भाई जहां बैटिंग सर करनी है वहां हमने ही तुमको माला नहीं जपनी सर, आपने भी कर रखा है। आपके जैसे। यहाँ वो देखिए, वो मोहम्मद शामी पानी पी रहे थे तो उसके ऊपर आपके मौलाना इतने चिल्ला रहे हैं वहां पे बैठे हुए, अजीब बेवकूफी लग रही है मुझे उनकी। उस बेचारे के पीछे पड़ गए कि भाई ये रोजों में पानी क्यों पी रहा भाई है। इंडियन मुस्लिम के पीछे पाकिस्तानी मुस्लिम पड़ गए तो हम क्या कर सकते हैं। अरे सर पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं पड़े, वो इंडियन मुस्लिम ही है। जो मोहम्मद हाँ तो शामी जो इंडिया आपके में भी दिल बहुत सारे के पीछे है। पाकिस्तानी माइंडसेट वाले मुस्लिम है, टेंशन ना लीजिए। इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी माइंडसेट वाले मुस्लिम हैं, और इसलिए हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, उन वालों से खतरा है जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान जैसी बातें करते हैं। और जिन मौलानाओं को बुरा लगा, भाई यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यही सेक्युलरिज्म है, यही फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मोहम्मद लेकिन शमी को ये लगता है मुझे मेरी कंट्री के लिए ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो इंपॉर्टेंस कंट्री के लिए दे रहा है। हाँ, हमारे लेकिन यहाँ ये कुछ मौलाना इंडिया जो वाले है जो इनको पीछे नहीं लगना जो चाहिए। मैं तो इंडिया मोहम्मद के, शामी को सपोर्ट करती हूँ। हाँ, हाँ तो मैं मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें से मोहम्मद कैफ तो जाके वो कुंभ में डुबकी लगा के आया हुआ है, गंगा स्नान करके आया हुआ है। तो मैं वही बताओ कह जी, रही हूँ अब ना कि बताओ मैं तो उसमें क्या सपोर्ट गलत है। करती हूँ भाई। मैं तो कह रही हूँ मौलाना गलत कह रहे हैं। लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे प्लीज पूछना चाह रही थी। डॉक्टर जयशंकर के ऊपर बड़ी बातें की गई, खालिस्तान के लोग निकल आए, जो अभी रिसेंट उनका जो विजिट था मेरे ख्याल है यूके का, वहां पर तो ये क्या चल रहा है सर? इस चीज को आप लोग क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? जिस दिन हम यूनाइटेड किंगडम के ऊपर ट्राई कलर फहरा देंगे उस दिन कंट्रोल कर लेंगे। वैसे अभी हमारी कोई इंटेंशन तो मतलब है नहीं। अभी तक तो ये लोग सिर्फ सुनिए, कनाडा में नजर आते थे, अभी हमारी फैलते जा रहे हैं। कोई नहीं नहीं नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ना 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 ना, ये खालिस्तान के मामले में आपकी कोई गलत फहमी है कि ये अभी तक कनाडा में नजर आते। देखिए वो जो डीप स्टेट है उसने फाइव आईज को, ना सिर्फ फाइव आईज को बल्कि पूरे यूरोप के अंदर जहां जहां इस डीप स्टेट के टेंटिकल्स हैं सब जगह पर इंडिया को कमजोर करने के लिए इन खालिस्तानियों को एस्टेब्लिश किया।
आप स्वीडन में जाएंगे, आप डेनमार्क में जाएंगे, आप नीदरलैंड में जाएंगे, सबसे बड़ा बेस जर्मनी है, आपको पता नहीं होगा। खालिस्तानियों का सबसे बड़ा बेस जर्मनी है। वहां वो सुनाई इसलिए नहीं देते क्योंकि वहां इस्लामाइजेशन का जो वेव है उसकी वजह से शोर इतना है कि वहां खालिस्तानी दिखाई नहीं देते। लंदन के अंदर बेस है और इसी तरीके से न्यूजीलैंड में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। जब इंडिया के अंदर खालिस्तान की गर्दन तोड़ी गई तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक अननोन गनमैन था, बहुत सारों को टपका चुका था। तब जाके कनाडा के अंदर खड़े हुए जो खालिस्तानी थे उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि उनके हाथ से सारे का सारा जो एक ग्रुप था वो निकल चुका, मतलब उनके हाथ से इंडिया का जो एक कंट्रोल था वो निकल चुका। और लास्ट में आपको पता होगा जब कनाडा के अंदर भी 2-3 मार डाले गए तो अमेरिका के अंदर जाके कलेश शुरू हो गया और अमेरिका ने पन्नू को प्रोटेक्शन दिया। तो एक नेक्सस है, वो हर जगह मौजूद है। तो आप ये कहें कि कनाडा के अंदर थे, अमेरिका में, वो ब्रिटेन में नहीं, तो आपकी गलतफहमी है। ब्रिटेन में भी बहुत बड़ा खालिस्तानी नेटवर्क मौजूद है। अब बेशर्मी इन ब्रिटिशर्स की। हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार कहा था कि सोचकर देखिए जिस तरीके से हमारे काउंसलेट के ऊपर, बर्मिंगम के ऊपर अटैक होता है, हमारा ट्राई कलर उतार के फेंका जाता है, एग्जैक्टली ऐसा ही कोई अटैक ब्रिटेन के एम्बेसी पर इंडिया में हुआ होता तो पूरा यूरोप क्या कहता है। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। सोचकर देखिए ऐसा ही एक अटैक बर्मिंगम में होता, यूरोप के अंदर होता तो क्या होता, ये बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि आप सोचिए हमारे काउंसलेट के ऊपर अटैक होता है, ना सिर्फ ब्रिटेन के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सामने प्रोटेस्ट करने की परमिशन देते हैं और उसके बाद एक कुत्ता जो है वो सामने आके खड़ा हो जाता है, उसको गोली नहीं मारी गई और बड़े कंफर्टेबली वो चल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर है वो। फ्रीडम, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब मेरे घर के अंदर, मेरे कंट्री के अंदर जो हमारी कंट्री को तोड़ने वाला सेपरेटिस्ट है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहे हैं, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहे हैं। अब बताइए क्या करें। उसके बाद वही कटोरा लेके हमारे कंट्री के अंदर आके खड़े होते हैं, सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लीज। कटोरा लेके, लिटरली कटोरा लेके यही ब्रिटेन खड़ा हुआ है हमारे सामने। आप लोग ये बात उनके सामने क्यों नहीं रखते कि भाई ये आपके यहाँ क्या होता है और फिर आप यहाँ आ जाते हैं? अगर आप इतने समझते हैं, इतने इंपॉर्टेंट कंट्री है, इतनी पावरफुल कंट्री है, तो बात करनी चाहिए ना। आरजू जी, हमारे आपके कंट्री में नहीं है, यूरोपियंस में है ना। कुछ बीच ऐसे होते हैं जहां कपड़े नहीं पहने जाते, वो उनकी बॉडी नहीं, उनकी सीरत भी ऐसी हो चुकी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप ऐसा ही हो चुका है, उन्हें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हैं कि जी वो हम क्या कहें उनको। भाई एक बात बताओ, जब आरजू जी खुद किसी को नहीं दिखता तो हम क्यों कहें? हमने उनको उनकी औकात दिखा दी ना, कि नहीं करते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कटोरा लेके घूमते रहो, कहां कहां जाओगे। अमेरिका से जब लात पड़ गई है, कनाडा के सामने कनाडा की औकात नहीं है, यूरोप में तुम सामान बेच नहीं सकते। ऋषि सुनाक हो गया, इससे पहले वाले वो क्या नाम है, बोरिस जॉनसन वगैरह, बोरिस जॉनसन था, कौन सा था वो, जितने भी थे वो सारे के सारे खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंडिया प्लीज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं, पहले खालिस्तानियों को निपटाओ। आप खालिस्तानियों को पाले रखो, हमारे घर से कुछ नहीं जाता। वो वहां 4 बंदे खड़े होके झंडा लेके शोर मचाएंगे, मचाने दो, वी डोंट केयर। लेकिन फिर जब तुम कटोरा लेके आते हो और हम बात करते हैं, हाँ जी साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो खालिस्तानी सब, उनके बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। If you are ready to kill your economy just on the name of Khalistanis, go to hell, we don't care. करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है, हम उस जगह मारेंगे जो हमें सबसे कंफर्टेबल होगी, हम उस जगह उस तरीके से मारेंगे जो हमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ पंगे क्रिएट हुए 2019 में, आपने सब बंद कर दिया, ठीक है, प्रॉब्लम हमें है आपको? हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें प्रॉब्लम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाइना वाले, हिंदी चीनी भाई हमने तो नहीं किया।
भाई हमने तो नहीं किया हिंदी चीनी भाई भाई, और जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने किया था वो चले गए, उनके बाद हमने आज तक नहीं किया हिंदी चीनी भाई भाई। एक ट्रंप आया और चाइना की अकल ठिकाने आ गई। हिंदी चीनी भाई भाई आप ही ने भेजा था ना, वांग ये कह रहे हिंदी चीनी भाई भाई, कह रहे बढ़िया है, वी आर रेडी, हिंदी चीनी भाई भाई। ट्रंप रेसिप्रोकल टैक्स लगा लो भाई, तुम्हारी सर्विसेज महंगी होगी हमारी नहीं। H1B वीजा मना कर रहे हैं, स्पेशल $5 मिलियन या कुछ ऐसा, वहां पर इन्वेस्टमेंट करो और वीजा ले लो। ट्रंप कह रहा है, क्यों कह रहा है? पाकिस्तान से जाएंगे वीजा लेने, पाकिस्तान में तो मना कर रखा है, कर रहा है ये हम इतनी ये सारे इस्लामिक कंट्रीज इनको बैन कर रही है, नहीं आएंगे। हम लोगों को कह रहे हैं आ जाओ जी, वेलकम है। क्यों वेलकम है भाई? सीधी सी बात ये है, ठीक है आप ही के मुशर्रफ ने कहा था हम बनिए हैं, तो ठीक है हम बनिए हैं। तो बनिया बिल्कुल सर, भाई सीधी जाहिर सी है। बात है, बनिया क्या करेगा? बनिए के पास नोट है, मुंह में नोट भर देगा, और बनिए के पास यही हो नोट रहा है। मांगने लोग जाते हैं, नहीं दे रहा, उखाड़ दो, क्या उखाड़ोगे? अब सामने वाला अकड़ में मर रहा है, तो भैया मरते रहो ना हमारे। और ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं है, ताकत भी है, चाइना को उसकी औकात दिखाई हमने 2020 के अंदर। भाई गलवान में हमने औकात दिखाई, उसके बाद चाइना ने सॉरी बोला 21 अक्टूबर को, क्योंकि कजान के अंदर मीटिंग करनी थी और हालत खराब हो रही थी क्योंकि ट्रंप आ रहा है। हमने तो नहीं कहा ना। तो अब ये चीज यूके को समझनी हो, ये चीज कनाडा को समझनी हो, ये चीज चाइना को, पाकिस्तान को, इनको समझनी होगी कि हाउ दे आर गोइंग टू डील विद इंडिया। हम समझ रहे बिल्कुल। हैं, हम अभी भी कह, और हमने एरोगेंस नहीं दिखाई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा, और बड़े बहुत ऑर्गेनाइज, मतलब बहुत ही पोलाइट मैनर में कहा, सोचिए जो हमारे काउंसलेट के साथ हुआ वो अमेरिका या ब्रिटेन के काउंसलेट के साथ इंडिया में होता, तब आप लोग क्या कहते? इस चीज का कोई जवाब नहीं है अभी तक, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, नंगे हो चुके हैं बिल्कुल। बाहर से तो होते ही हैं, अंदर से भी हो चुके हैं। एक लेकिन होता है सर देखते हैं ना कि हाँ, मैं आत्मा का नंगा होना, वो हो चुका है बेशक बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज़ाहिर है बड़ी बात सर। है, देखिए एक चीज और, एक लास्ट चीज और, जी, जी। जो लोग अपनी 2.5 लाख छोटी बच्चियों के रेपिस्टों को अपना दामाद बनाने को तैयार है ना, रेपिस्टों को, छोटी छोटी बच्चियों के। और बेशर्मी का आलम यह है, उनकी पार्लियामेंट में क्वेश्चन है कि मुस्लिम्स के लिए वो थोड़ी कम सख्त सजा रख रही है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जिस शरिया में हाथ काटने और प्राइवेट पार्ट्स तक को काटने की परमिशन है, वहां पर आप उनको थोड़ी कम सजा दे रहे हो। भाई गजब है ये तो, गजब। भाई मैं एक मौलाना से बात कर रहा था, वो कह रहा भाई साहब हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, हम तो ये तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वरना हम तो ये स्ट्रिक्ट सजा दे रहे हो। ब्रिटेन वाले कह रहे नहीं 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 नहीं, इन बेचारों को दर्द हो जाएगा, इनको इसलिए थोड़ी कम सजा दो। ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है। तो गॉड ब्लेस ब्रिटेन, वी डोंट केयर, हमारे नहीं सर, जितने बहुत सी पॉलिसीज़ डालेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ऐसा ही है कि बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो इस वक़्त यूके की कुछ अजीब-सी लग रही हैं, जो कि हमने सोचा नहीं था कैसी होंगी। लेकिन बहरहाल इन न्यूज़ के ऊपर तो हम बात करते ही रहेंगे आपसे, और जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी, ख़ास तौर पे ये चाइना और भारत हिंदी चीनी भाई-भाई वाला जो है, वो ज़रा हमें इस वक़्त बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। बॉटम लाइन यही है, वी आर रेडी फॉर दिस न्यू गिमिक ऑफ चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई। देखते हैं सर कहाँ तक चलता है। बहुत शुक्रिया, इसलिए कि वो चीनी और पाकिस्तानी भाई-भाई भी चला करता है, आपको पता है। दोस्त हैं हम, क्या-क्या समंदर से गहरे और पहाड़ों से ऊँचे, पता नहीं क्या-क्या, शायद शायद से मीठे। वैसे वो हमारी तरफ देखते से हैं। किसी ने नहीं कहा समंदर से गहरी और पता नहीं कौन से ऊंची। हमने तो कहा है ना, लेकिन अगर वो जाके अब भारत से मिल रहा है तो हमें तो खतरा हो ही जाएगा, यकीनन। आपको कुछ खतरा नहीं होगा, आप डर इसलिए रहे क्योंकि आप अपने पैरों पर कभी खड़े ही नहीं हुए, आप हाँ, हमेशा डिपेंडेंट ऐसा रहे ही है। हैं दूसरों पर। हुँ, समझे? ऐसा ही है, प्रॉब्लम आप लोगों यही के हुआ। साथ ये है, आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहे हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है। ओ माय गॉड, चाइना ने इंडिया से बात कर, पाकिस्तान हर रोज सबसे बात करता है, ठीक है, हर रोज सबसे बात करता है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ही टेंशन है कि आप मतलब वहां
सर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, लेकिन खैर इन तमाम बातों के ऊपर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। और यहाँ से मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करूंगी हरिमोहन जी का कि उन्होंने आज शो ज्वाइन किया। थैंक यू।